पहले तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराज़ उठाया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वही एतराज़ दोहराया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जिन जजेस से आपको मसला हो उनके खिलाफ आप लोग भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू कर देते हैं, माफिया का किरदार अदा करते हैं। फिर एक सू मोटो होता है और उस सू मोटो में 9 रुकनी बेंच बनता है, जिसमें भी ज़ाहिर जज साहिबान भी वो दोनों भी शामिल हैं। तो आपको सू मोटो पर आपका क्या मौक़िफ़ है और फिर बेंच पर क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो सुओ मोटो को हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल ये आईनी तशरीह का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है कि इंतखाबात का ऐलान किसने करना है, किसके पास वो अथॉरिटी है, वो ड्यूटी किसने डिस्चार्ज करनी है। ये सारे वो सवालात हैं जो इस मौजूदा सूरत हाल में जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो बात इमरान खान साहब के आपने क्लिप सुनाया, अब बंदे की मैं अब क्या कहूँ कि ज़हनी हालत ऐसी है कि लॉ मिनिस्टर तारड़ उनको मतलब कोई पता ही नहीं किसी बात का। कम से कम जब आपको बात कर रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसके मुतल्लिक कर रहे हैं और क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम किसी जज के पीछे नहीं लगते। इनको आदतें पड़ी हैं कि इनको बहुत सारी रियायतें हासिल रही हैं माजी में, और वो ऐसी ऐसी रियायतें हैं कि जब भी इन पे कोई इल्ज़ाम लगता था वो क्लियर करवा लिया जाता था, हो जाता था। उसमें बहुत सारे साबिक जजेस ने किरदार अदा किया। और अब भी मैं ये बात नहीं करता, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी तीसरी जनरेशन है लॉ की फील्ड में, हमने सारी उम्र इस चीज़ को देखा है। मैं अभी भी एक तालिब इल्म हूँ, कानून का वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट लॉयर्स की बॉडीज़ हैं वो बार काउंसिल्स हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो रूल्स के तहत नहीं बनी, जो कानून के तहत बनी हैं, जिसमें सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल है, जिसमें 4 सूबाई बार काउंसिल्स हैं और फिर इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स है। इन 6 बार काउंसिल्स ने मुतफिका तौर पे ये ऐलान किया है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। अब जब ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ और बार काउंसिल्स ने जब ये ऐलान कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि उन जज साहब को इस बेंच में शामिल होना चाहिए था जिनके खिलाफ लॉयर्स की तमाम जो सबसे बड़ी बार काउंसिल्स हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो एक रेफरेंस दायर करने जा रही हैं। और क्या ही अच्छा होता, लोग ये बात कर रहे हैं और ये तासुर जा रहा है कि सीनियर मोस्ट 9 जजेस को इस आईनी तशरीह के मामले पे बेंच में बिठाया जाता। देखिए, सीनियर प्यूनी जज जो है उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। इस बेंच में सीनियर प्यूनी जज शामिल नहीं हैं, इसमें बाकी सीनियर जज साहिबान कई शामिल नहीं हैं। तो ये बेंच की जो तश्कील है वो एक अहम आईनी मामले पे होनी चाहिए थी सीनियर मोस्ट जजेस की। और देखिए, जो दूसरे जज साहब हैं, अब लोग ये बात करते हैं, वकला ये बात, इसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल नहीं हैं। ज़ाहिर है जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक साहब के हवाले से आप कह रहे हैं कि सीनियर जजेस हैं, अगर वो शामिल नहीं है, मगर जब आप सुमोटो को वेलकम कर रहे हैं तो फिर इसके नतीजे में होने वाले फैसले को भी आप वेलकम करेंगे या बाद में फिर बेंच पर ही एतराज़ उठा रहे होंगे? क्योंकि सदर मुमलिकत ने तारीख दी तो उस पर आप लोगों ने एतराज़ उठाया, वज़ीर आज़म ने तो आज कहा कि वो एहतजाजी खत भी लिखेंगे। देखिए, बेंच पे तो हम ये कह रहे हैं कि जब बार काउंसिल्स ने कह दिया कि वो रेफरेंस दायर करने जा रही हैं तो फिर इन जज साहब का बेंच में शामिल होने का क्या मंतक है, नंबर 1। नंबर 2, सीनियर मोस्ट जजेस की बात की, इसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल हैं, आपने 2 नाम ले लिए। तो देखिए, दूसरी बात यह है कि इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से ये तासुर ज़रूर पाया जाता है, और ये तासुर वकला बात करते हैं, सिविल सोसाइटी बात करती है, जर्नलिस्ट बात करते हैं कि ये तासुर इसलिए है कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, मॉनिटरिंग जज थे, पनामा केस का जो बेंच था उसमें ये जज थे, मियां नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया उसमें ये जज थे। देयर आर न्यूमरस केसेस, और भी मैं लंबी फहरिस्त है। तो किसी भी जज के बारे में यह तासुर नहीं होना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड या सोच रखते हैं। तो इसलिए बेंच की कॉम्पोजिशन तो नज़र आ रही है कि जिस तरह सुओ मोटो लिया गया, जो डोगर है CCPO लाहौर, उसकी पिटिशन में बाकायदा सुओ मोटो तो ले लिया गया था इलेक्शन के हवाले से। उस ट्रांसफर पोस्टिंग का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वहां पे उसकी बुनियाद रख दी गई थी। तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जब 2 जज साहिबान एक केस को सुनते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लें और इलेक्शन के हवाले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर दें, तो उस केस को सुनने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ। उस तनाज़े के नतीजे में बार काउंसिल ने एक ऐलान किया। तो अब इस बेंच की कॉम्पोजिशन जो है वो, मेरी भी वकला से भी बात हुई, सीनियर वकला से भी बात हुई, उन सब का एतराज़ ये है कि ये बेंच जो है वो अनबायस्ड
और इम्पार्शियल नज़र नहीं आता। ये नज़र आता है कि ये एक जानिबदारी की तरफ मामला जा रहा है। ये अब चीफ जस्टिस साहब की ये ऑब्वियसली एक आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तासुर को ज़ायल किया जाए, और ये तासुर नहीं आना चाहिए कि बेंच के कुछ जजेस का एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड है। मगर सारे इल्जामात के बाद उनको तो बेंच में वैसे ही रिक्यूज कर जाना चाहिए। अब इसमें मसला ये है कि एक तरफ आइन है, अब आपकी किसी जज के हवाले से जो भी राय हो, मगर आइन की राय बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। अगर आपको सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख देने पर एतराज़ है, हालांकि गवर्नर साहब को तारीख देनी चाहिए थी मगर उन्होंने अपनी एक पोजीशन ले ली है, मगर आपको सदर पर एतराज़ है तो मगर 90 दिन के अंदर तो हर हाल में इंतखाबात होने हैं। 9 अप्रैल को नहीं होंगे सदर की तारीख के मुताबिक, तो आपको 13 अप्रैल को कराने पड़ेंगे पंजाब में इंतखाबात। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। जब कोई भी बेंच में हो वो क्या इससे बियॉन्ड कैसे जाएगा जो आप अपने खदशात का इज़हार करने की, जी नहीं 90 दिन में नहीं, थोड़ा आगे भी इंतखाबात हो सकते हैं। नहीं देखिए ना, देखिए ये आगे इसलिए हो सकते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। अब मुझे बताइए कि 80 अरब रुपए का इंतजाम कौन करेगा? क्या इमरान खान साहब जो कि खुद IMF से डील कर रहे थे, खुद IMF के पास गए, उनको नहीं पता था कि मुल्क किन माली मुश्किलात का शिकार है? और क्या 2 दफ़ा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? ये शाह खर्ची और ये लग्जरी क्या ये मुल्क अफोर्ड करता है? फिर आर्टिकल 224 भी आइन का हिस्सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आइन में इसलिए दिया गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ना हो जब इलेक्शंस का जो है वो इनकाद हो रहा हो, तो क्या प्रोविंशियल इलेक्शन जब होगा 2 सूबों का तो फेडरल गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाएगा? या अगर 2 सूबों में हुकूमतें आ जाती हैं और नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है तो क्या उन 2 सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन के दौरान के लिए सस्पेंड किया जाएगा? फिर आइन का एक और आर्टिकल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आइन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना ज़रूरी है, लाजिम है, और वो उस टाइम के दौरान नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगी। फिर आगे सेंसस के मसाइल हैं, डीलिमिटेशन के मसाइल हैं। आप तो पूरा ग्राउंड बना रहे हैं कि आप लोगों की कोई टेररिज्म की वेव है। तो आप तो पूरा ग्राउंड बना रहे हैं कि आप लोगों की कोई नियत नहीं है 90 दिन में इलेक्शन कराने की, और यही वजह है। ज़ाहिर है गवर्नर साहब जो हैं वो इसी वजह से तारीख नहीं दे रहे हैं और आप बिल्कुल भी 90 दिन में नहीं कराना चाहते हैं, और यही आपकी प्ली होगी। आइडियल तो यही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं, मगर देखिए जो ख़त किताबत मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स ने इलेक्शन कमीशन के साथ की, या जो गवर्नर ने अपनी तहकीक की और एक लेटर लिखा, तो क्या मुमकिन है प्रैक्टिकली कि इलेक्शन जो हैं वो फिलफौर करा दिए जाएं? अब ये सारी एक बहस है जिसके अंदर इन तमाम लोगों का जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, इलेक्शन कमीशन है, मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन्स है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इस साल इलेक्शन क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर इलेक्शन होंगे कैसे? अब जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होने लगेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देगी मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, हमारे पास फंड नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहेगी हालात ठीक नहीं है, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते हैं, तो फिर तो इलेक्शन होंगे नहीं। फिर तो जब अक्टूबर में होना होगा एक साथ, तब आप तब भी ये बात कर देंगे। नहीं देखिए, क्योंकि अगले साल का बजट आना है और वो जून में आता है तो उसमें गुंजाइश रखी जाती है, प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है। तो देखिए इस मुल्क में कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन पहले और बाकी बाद में हुए हों, और कुछ आईनी तशरीहात के मामले हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स के कॉन्सेप्ट का फिर क्या होगा। तो इसलिए टाइमलाइन जो भी हो वो अक्टूबर से पीछे हो, अक्टूबर में हो, वो टाइम ऐसा हो जिसमें तमाम असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हों। ये मुल्क बार बार इन नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।